दोस्तों मतलब आपका सवाल हमेशा से ये रहा है कि क्या 400 पार एनडीए पहुंच सकती है और दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना क्यों जा रहे हैं। आज के शो में मेरे साथ में जितने एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो इसी को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका शो है, आपका सवाल है। तो पहले आपको जानने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में पिछले 5 दिनों में कहां गए, इस पे मैं फोकस करना चाहता हूं। 16 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलबुर्गी कर्नाटक में गए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ कहा जाता है, गुलबर्गा। इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर कुनल तेलंगाना के अंदर गए, जहां बीजेपी का डबल डिजिट में वोट शेयर आता है। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलनाडु में पहुंचे, आंध्र प्रदेश में, जहां मेगा रैली हुई और जहां अलायंस अनाउंस हुआ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ में। 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के अंदर रहते हैं, शिवमोगा में भी जाते हैं, कर्नाटका में, जहां येदुरप्पा के बेटे और येदुरप्पा उनके साथ मौजूद होते हैं। येदुरप्पा यहीं के रहने वाले, यहां पे 56% वोट शेयर रहता है। और फिर कोयंबटूर तमिलनाडु के अंदर गए, जहां बीजेपी कोशिश कर रही है सीट जीतने के लिए। 19 मार्च को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक्कड़ के अंदर आते हैं, केरला में, और यहां पे बीजेपी का 25% तक वोट शेयर रहा है। 3 एस का ध्यान रखिएगा, शक्ति, सनातन और साथ। और सेलम, यहां बीजेपी कभी कंटेस्ट नहीं पिछले 2 बार में करी है, ये डीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एस को फॉर्मूला कर रहे हैं। उनको पता है कि यहां उनको डिस्प्रपोर्शनेट राइज की जरूरत है। इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। राजकिशोर जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त समीर चौंगांकर जुड़ रहे हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट है, और प्रमोद सिंह जुड़ रहे हैं जो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त सबसे पहले राजकिशोर जी आपके पास आऊं। ये वॉल को हम दिखाएं साथ में। राजकिशोर जी मुझे बताइए कि जो अगर आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है और फॉर्मूला यहां पे है वो तीनों एस में कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? 5 दिन लगातार दक्षिण के अंदर क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू जा रहे हैं? मैं ये 3 एस को डिकोड कर पा रहा हूं। राजकिशोर जी आप इसको दर्शकों को लिए कैसे डिकोड करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जैसा आपने कहा प्रदीप शुरुआत में ही, एक बात समझिए कि जब हम तंत्रोक्त देवी सूक्तम में जाते हैं, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी जुबान पे रहता है या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता। अब जब शक्ति की उपासना की बात आती है तो दक्षिण भारत में आप मानकर चलिए कि वहां मंत्रोच्चारण जिस तरीके से होता है और जिस तरीके से वो बिल्कुल भावनात्मक तौर पर जुड़ता है वो समाज, उसके बीच में सबसे पहले मैसेज देना था कि नहीं, मैं आपके लिए यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। आप एक तरफ तो देखिए कि राहुल गांधी हैं, वो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार लड़ने से भाग रहा है क्योंकि उनको यह पता नहीं है कि वहां पर हम जीतेंगे या हारेंगे। तो एक तो मैसेज है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि आपने जो आंकड़े दिखाए वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रदीप। मुझे लगता है कि वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई साहब हम यहां पूरी तरीके से फाइट में हैं, आप ये मत मानिए। सबसे पहले तो उनको ये बताना है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि हम यहां जीतने आए हैं, रस्म अदायगी करने नहीं आए हैं। और उसके बाद उस जनता को भरोसा दिलाना है कि हम आपके लिए हैं यहां पर, और हम यहां पर कोई, जैसा मैंने कहा, रस्म अदायगी नहीं करने जा रहे हैं। तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात, मोदी ने खुद कहा कि हम जो है कोई 1-2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, 2047 के लिए कर रहे हैं। तो जो वैचारिक अधिष्ठान है भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस से निकला हुआ है, वो बहुत दूरदृष्टि लेकर चलते हैं। ये नहीं करेंगे तो बेटन आगे थमा कर जाएंगे और इसी चुनाव में इसके नतीजे निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं बढ़ाना है, उसको सीटों में तब्दील अगर करना है तो खुलकर निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। राजकिशोर जी के पास 2 डेकेड से ज्यादा का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। क्लियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि दक्षिण में फोकस इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बीजेपी कैप्चर कर चुकी है और वहां पे वो स्ट्रांग है। मैं एक और डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं 2014 और 19 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें प्रमोद जी आपके पास आऊंगा कि ये देखिए कि क्या स्थिति है। 129 सीटें आती हैं दक्षिण के अंदर, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस 129 में से बीजेपी सिर्फ 31 सीटें जो है, एनडीए 31 सीटें जीती थी और बीजेपी 29 सीटें जीती थी। हार 98 पे हुई थी, मतलब कोई ना कोई दूसरा पार्टनर 2019 में जीता था। 2014 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोद जी मैं आऊंगा इस पे, आप ध्यान दीजिएगा कि राजकिशोर जी की 72 था और ये 72 था और कम हुआ, माफी चाहता हूं, 2014 और 19 में कम हुआ। मतलब 14 में 72 इसीलिए था क्योंकि तब जयललिता के साथ में अलायंस था और तमिलनाडु में बीजेपी ने मेजॉरिटी सीट जीती थी और हार 57 में हुई थी। तो 14 में
एनडीए के पास मेजॉरिटी सीटें 129 की थी। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण के अंदर एनडीए मजबूत नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा और दर्शकों को समझने की जरूरत है कि क्यों नरेंद्र मोदी 400 पे और उस 400 के लिए दक्षिण जरूरी है। क्योंकि 129 सीटें दक्षिण के अंदर आती है। ये 129 सीटें जो दक्षिण में आती है उसमें लोकसभा चुनाव 2019 में जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, पर जो ये 129 सीटें हैं उसमें से सिर्फ 31 सीट्स एनडीए जीत पाई थी और हारी थी 98 सीट्स। ये इंपॉर्टेंट समझने की बात है। वहीं 2014 में 72 जीती गई थी और हारी गई थी 57। सो यहां मेजॉरिटी जीती गई थी 14 में और 19 में मेजॉरिटी हारी गई थी। मींस कि यहां जो एस प्रमोद जी एस जो 7 की बात हो रही है वो 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में अलायंस की बात कर रहे हैं। अब वनियार के साथ वनियार पार्टी पीएमके के साथ अलायंस की बात चल रही है। तो ये अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका तक के अंदर अलायंस की बात चल रही है क्योंकि वो 2014 को बेंचमार्क देख रहे हैं, ना कि 2019 को। प्रमोद जी देखिए प्रदीप, तमिलनाडु, आंध्र और केरल 3 राज्य हैं दक्षिण में जहां पे बीजेपी के पास लोकसभा की सीटें नहीं हैं। पिछली बार एनडीए में 1 सीट मिली थी, वो भी जो डिप्टी सीएम थे उस समय तमिलनाडु सरकार के, उनके ओपीएस के लड़के की सीट थी। और उसके बाद अब जो है अन्नामलाई ने जो तमिलनाडु में यात्रा की है और जो शीर्ष नेतृत्व से उनको सपोर्ट मिला है, और आप जो कह रहे हैं जो वनियार पार्टी जो पीएमके पट्टली मक्कल काची डॉक्टर एस रामदास की ये जो मिली है, तो अब जो तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि एडीएमके तीसरे नंबर पे चली गई है। बीजेपी इस समय डीएमके के सामने नंबर 2 पे है। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, वहां पे पिछली बार भी 28 में से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। इस बार भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार कर, हो सकता है 1-2 सीट ज़्यादा ले जाए। केरल में बीजेपी की स्थिति पहले की अपेक्षा बढ़ी है, करे वोट परसेंटेज बढ़ा। अब जब राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं और 1-2 और जो 3 सीटों का अनुमान लग रहा है केरल में बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी। पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, अब क्या अनुमान है कि 10 सीटें पार करेगी। तो जो दक्षिण में पुश है वो बीजेपी का इसलिए है कि वो जो 400 पार, अब की बार 400 पार वाला जो नारा लगा उसको पहुंचने के लिए दक्षिण में बीजेपी को सीटें मिलना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है, राजकिशोर भाई यहाँ बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट समीर सर भी हैं, ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद जिन सीटों पर जीतती है उनमें वोट परसेंट कैसे बढ़ाया जाए उस पर लग जाती है और उससे ज्यादा ध्यान उन सीटों पर होता है जो सीटें वो हारती है। तो बीजेपी 2019 में जो सीटें हारी थी उनको जीतने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया था। समीर जी आपके पास और राजकिशोर जी के पास मैं आऊंगा।